वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो है हमने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें हमने सीखा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वन सिस्टम से क्या अनदर सिस्टम में चेंज कर सकते थे, या फिर हमने देखा किसी फिजिकल इक्वेशन का हम ये बता सकते हैं कि वो जो आपको गिवन फिजिकल इक्वेशन है वो राइट है या फिर नहीं। करेक्टनेस मतलब हम उसे करेक्ट है कि नहीं ये चीज़ चेक करते थे। और जो आपका थर्ड पॉइंट हमने चेक किया था कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन अगर हमें निकालना था, वो भी जो है हमने सीखा था। लेकिन अब क्या है, हमें ये चीज़ देखना है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें करते वक्त कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस कह सकते हैं, या फिर कोई जो प्रॉब्लम है वो भी जो है आपको फेस करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है। आपको स्क्रीन पे जो है दिखाई दे रहा होगा, लिखा है द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। तो ये जो कहना चाह रहा है कि किसी भी कांस्टेंट के का जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिप्शन नहीं देता है या फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि वो के क्या है। तो आइए देखते हैं वो क्या कहना चाहता है। जैसे सपोज हम जानते हैं कि F जो होता है फोर्स, वो क्या मास के प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो F है ये जो है एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। कंबाइंड फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू M इंटू ए। ओके, अगर हम देखें कि F जो है, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का ये जो साइन है अगर इसको हटाते हैं सिंबल को, तो हम लिखते हैं कि एम ए। ठीक है, ये जो है एक कांस्टेंट होता है जिसके बारे में क्या है आपका डायमेंशनल एनालिसिस का जो तरीका है ये आपको एक्सप्लेन नहीं करता है कि ये क्या है। इसकी ना वैल्यू हम बता पाते हैं और ना ही क्या है हम इसकी अदर डिटेल्स को क्या है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम है डायमेंशनल एनालिसिस के साथ में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटीज से अधिक क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होती हैं, उस कंडीशन में क्या है जो डायमेंशनल एनालिसिस का तरीका है इस चीज़ को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी फेल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सपोज बात करते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, अब सपोज जैसे मान लीजिए कि हम F ले रहे हैं, F जो है MLT मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और सपोज ये MLT कैपिटल में होगा यहाँ पे M। ठीक है, MLT के अलावा अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज पे अगर ये डिपेंडेंट हो, F अभी सिर्फ F की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है हम जो है रिलेशनशिप नहीं निकाल पाएंगे और कोई फॉर्मूला जैसे है डिराइव नहीं कर सकते हैं, या फिर करेक्टनेस भी चेक करते समय हमें दिक्कत होगी उसका। ठीक है, तो अब जो है हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है। इसमें लिखा है इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। ओके, जो है फिजिकल क्वांटिटीज अगर सम या फिर डिफरेंस के रूप में लिखी हों तो उस कंडीशन में जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है ये भी तरीका क्या है फेल हो जाता है। आप देखते हैं कैसे होता है। उस कंडीशन में होता है कि अगर सपोज S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हो। ठीक है, अगर हम डायमेंशनली ये चेक करना चाहें कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये सही है या फिर नहीं सही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का क्या है, ये देखिए S जो है ये लेंथ का टर्म में आता है इसलिए क्या L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू टी मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका L, और यहाँ पे क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या कैंसिल आउट हो गया तो L हो गया। ठीक है, अब जो है दोनों साइड में ये चीज़ देख के तो हम बता सकते हैं कि ठीक है डायमेंशनली जो है ये करेक्ट है। अगर सपोज हम इसका 1/2 यहाँ से इरेज कर दें तो उस कंडीशन में भी क्या है ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली क्या है करेक्ट होगी। क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। उस कंडीशन में हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये सही है कि नहीं, क्योंकि इस तरीके की कोई और भी इक्वेशन हो सकती है।
जिसको अगर हम डिराइव करने की कोशिश करें या फिर चेक करने की कोशिश करें कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं, तो इस तरीके से क्या है डायमेंशनली तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या है वो इक्वेशन ज़रूरी नहीं है कि सच में सही हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपका फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है। इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, तो ये बोल रहा है कि लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक अगर कोई फॉर्मूला अगर यूज हुआ हो किसी जैसे सपोज आपको दिखाई देते हैं, अगर हम जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है BA cos थीटा होता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं cos थीटा का, तो अगर इस तरीके का कोई भी इक्वेशन अगर आ जाती है लॉगरिथमिक हो या फिर एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम जो है इस फॉर्मूले को ये करेक्ट चेक नहीं कर पाएंगे कि ये जो गिवन फॉर्मूला है ये सही है या फिर नहीं, क्योंकि इस पे भी डायमेंशनल एनालिसिस का जो ये तरीका है ये अप्लाई नहीं होता है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो गई। अब देखते हैं कि फिफ्थ जो इसकी लिमिटेशन क्या है, लास्ट एंड फिफ्थ जो है वो क्या है। तो फिफ्थ जो इसकी लिमिटेशन दी हुई है वो है समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द factors on which the physical quantity depends. The method becomes more complicated when dimensional constant like g, कैपिटल G है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, h जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, etc आर इन्वॉल्व्ड। जब हम देखते हैं कि g जो कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या फिर जो h है प्लैंक कांस्टेंट, ये दोनों क्या है डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो g है और जो h है इन दोनों के पास कोई ना कोई क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला इनका होता है। इसकी वजह से क्या इसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। ओके, और जब ये यूज होता है उस कंडीशन में भी क्या है हम कोई अगर फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं तो वो फॉर्मूला भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में जब रिलेशनशिप्स जब डेवलप करते हैं तो उस कंडीशन में ये भी क्या है दिक्कत क्रिएट करता है। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। सभी लोग जो है जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है F जो है प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 जो है फर्स्ट बॉडी मास है, m2 जो है सेकेंड बॉडी मास है, और जो ये r है ये डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज होता है। ठीक है, तो अब क्या है जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये m1 m2 और इन्वर्सली r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो उस कंडीशन में ये g जो है यूज होता है। ठीक है, अब जो है अगर सपोज हमें बताया जाता कि ये जो फोर्स है m1 m2 और जो है r स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, और उस कंडीशन में क्या है हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को यहाँ पे पुट करते और इनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते, तो उस वक्त क्या है ये जो g वाला फैक्टर है ये दिक्कत करता। ठीक है, क्योंकि इसकी भी कोई ना कोई डायमेंशंस है, ये यूज हुई है, उस वजह से क्या है ये जो इक्वेशन गिवन है ये करेक्ट है। अगर सपोज मान लीजिए हमें पता ही नहीं होता कि ये जी की डायमेंशंस क्या हैं, तो हो सकता है कि इसकी जो पावर स्क्वायर मतलब ये जो पावर 2 है इसकी जगह कुछ और पावर होती, ये m1 m2 है इसका कुछ और पावर दिया होता। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपका जो डायमेंशनल एनालिसिस है इस टाइप का जब कांस्टेंट यूज होता है उस कंडीशन में भी दिक्कत करता है, क्या अप्लाई नहीं होता है। ओके, आई होप मेरा जो आपको समझाने का तरीका था वो आपको पसंद आया है। ठीक है, और आपको समझ में आया होगा, और आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।